हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पर्यावरण का आज मेरा 5वां पार्ट वीडियो है। इसके पहले हमने 4 पार्ट वीडियो अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से एक एक करके सारे वीडियो देखिए। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत पाए जाने वाले वन हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन और मानसून वन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बता दूं दोस्तों कि भारत के कुल वन क्षेत्रों में 93% उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कितना? 93%। टोटल इंडिया में कुल वन क्षेत्रों में 93% केवल पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन, और 87% जो पाए जाते हैं वो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। 87, ओके, 87 शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। वैसे तो वन कई प्रकार का होते हैं, सिर्फ यही 4 नहीं होते हैं। वन कई प्रकार का होते हैं, जैसे पर्वतीय वन हो गया और मरुस्थलीय वन हो गया, कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। ओके, तो जो करेक्ट आंसर था आपका बा बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। वन क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वन क्षेत्र है। क्या है? वन क्षेत्र है। ओके, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पर्यावरण से संबंधित ये हमारे पर्यावरण में एग्जाम में पूछा गया है वन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वन क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? वन क्षेत्र। ओके, अगर पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा जाए तो वो जलीय क्षेत्र है। विश्व और भारत में आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 हमारा, मानव जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है अमेरिका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और बुल्गारिया में। देखिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया में जो होता है मानव जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ओके, अब 2021 में जो जनगणना होना था कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, अब ये जाके 2022 या 23 में होगा जनगणना। इसके पहले 2010 में हुआ था, 10 साल बाद जनगणना होता है। तो अब देखिए कितने परसेंट में वृद्धि हुई है, और प्रत्येक देश में ये जनगणना कराई जाती है, तो प्रत्येक देश से इसका लेवल जोड़ा जाता है, तो सबसे हाई लेवल आ जाता है किसका? इंडिया का। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि दर किसकी होती है? इंडिया की, भारत की। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 हमारा, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। उसके कोयला, पेट्रोलियम, कास्ट। अब सीएनजी से जो काफ़ी गाड़ियां आने लगी हैं सीएनजी से ही चलती हैं, एक गैस है। ओके, और विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत है, तो उससे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इतनी समय पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो गया है। डीजल क्या रेट हो गया पता है आपको? डीजल लगभग 90 पहुँच गया, और पेट्रोल तो लगभग 100 पहुँचने वाला है। तो इतना इसका इतना उपयोग है कि पूछिए नहीं, और सरकार इसका रेट दिन के दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रही है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 हमारा, सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं? जब भी भूकंप का बात आता है, सबसे अधिक बात आता है, तो हमेशा जापान याद रखना। ओके, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कनाडा में, जापान में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में। आप कभी सर्च करिएगा गूगल में और पढ़िएगा इसके विषय में, तो लगभग प्रत्येक 2-4-10 दिन बाद जापान में भूकंप आते ही रहते हैं, और सबसे खतरनाक जो भूकंप आते रहते हैं वो जापान में ही आए हैं। तो सबसे अधिक और सबसे खतरनाक जो भूकंप आए हैं वो कहाँ पे आए हैं? जापान में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष लगभग पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर मेरा 6, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है टेलीविज़न, बाल विवाह, सुंदर स्त्रियां और शहरीकरण। देखिए, इसमें
3 ऑप्शन आपके गलत हो और एक ऑप्शन सही है। उस सही ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरीकरण। शहरीकरण से जनसंख्या वृद्धि पर बहुत असर पड़ा हुआ है। ये जो जनगणना आंकड़े दिखाते हैं वो शहरीकरण में ज़्यादा वृद्धि दर दिखाते हैं। तो इस हिसाब से किस कारण बढ़ रहा है यह मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आंकड़े आते हैं तो शहर में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरीकरण। तो द ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, नदी जल में वाहित मल के मिश्रण का परिणाम है। बताना है आपको। तापमान में वृद्धि, वीडियो में वृद्धि, वीडियो में कमी, कोई प्रभाव नहीं। जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका वीडियो में वृद्धि। ओके, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीडियो में वृद्धि। बा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ छात्रों के समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये वीडियो होता क्या है। देखिए वीडियो 2 होते हैं। ओके, एक वीडियो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ब्लॉक अधिकारी होते हैं। वीडियो का पेपर होता है कंपटीशन लेवल में, उनको बोला जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। लेकिन वो वीडियो ये नहीं है, ये वीडियो है, इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब इसका कारण क्या होता है, इसका काम क्या होता है ये समझ लीजिए। देखो वीडियो का काम ये होता है, जो पानी में जीव जंतु होते हैं अगर इसको पानी में मिला दिया जाता है तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जीव मर जाते हैं। तो इस वीडियो को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का अर्थ यही है कि अगर इसको हम जल में मिला देंगे तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जल में रहने वाले प्रत्येक जीव, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रत्येक जीव नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए जल में वाहित मल के मिश्रण का परिणाम ही वीडियो में वृद्धि है। अगर वीडियो में वृद्धि हो जाता है तो जब सब जीव मर जाएंगे, उसमें जीव जंतु रहने वाले सब खत्म हो जाएंगे, तो वही क्या बन जाता है, एक मल बन जाता है। ओके, मल कूड़ा कचरा बन जाता है, तो पानी को क्या होता है, दूषित कर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत से वीडियो हम बनाते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, 25 नवंबर को किस रूप में जाना जाता है? पौधा दिवस, जंतु दिवस, मांस रहित दिवस, बा और सा दोनों। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांस रहित दिवस। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मांस रहित दिवस क्या है। समझ लीजिए कि मांस रहित दिवस का अर्थ ये होता है कि सरकार ने इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य यही रखा है कि पशुओं की रक्षा करना, इनके मांस का भक्षण नहीं करना, ताकि पशुओं की जनसंख्या जो है काफ़ी घटती जा रही है। तो इनकी जनसंख्या में वृद्धि और पशुओं की रक्षा करना, इसके लिए मनुष्य को जागरूक करना ही इस दिवस का मनाने का मूल उद्देश्य है, मांस रहित दिवस। ओके, और 25 नवंबर के बाद आता है 26 नवंबर। 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हुआ था, सभी को पता होगा। संविधान क्या होता है, जो छात्र नहीं जानते हैं समझ लीजिए, लगभग सभी को पता होगा, और जो नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए। संविधान जिससे हमारा देश चलता है, जिससे हमारा भारत देश चलता है। प्रत्येक देश का अपना अलग अलग संविधान है, लेकिन सबसे बड़ा संविधान की बात करें तो हमारे भारत का है। इस संविधान के अनुसार हमारा भारत चलता है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। इसकी जो स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1949 को हुई थी, और 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। अब 25 नवंबर की बात आ गई थी तो मैं 26 नवंबर के विषय में थोड़ा जानकारी दे दिया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो 25 नवंबर का मूल उद्देश्य यही है कि मनुष्य को जागरूक करना कि पशुओं को, जीव जंतुओं को मत मारो इनकी जनसंख्या में, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं प्रकृति में उपयोग है, हमारे जीवन में भी इनका काफ़ी उपयोग है। ओके, पर्यावरण को शुद्ध करने में। तो इसलिए इनकी रक्षा करना और इनका बढ़ावा देना, यानी इनकी जनसंख्या में वृद्धि करना, इसी के लिए ये मांस रहित दिवस मनाया जाता है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 9, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है तथा किन प्रदेशों में फैला हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। ये नर्मदा जो है एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में है। अभी इस सरदार सरोवर बांध के पास ही नर्मदा
वो कहाँ पे बनाया गया था? नर्मदा नदी में, सबसे गुजरात में नर्मदा नदी में सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई थी। आपने करंट में पढ़ा होगा, हो गए 2-3 साल। जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी? 182 मीटर है और लगभग विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, लगभग नहीं विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मानी गई है इसको बनाने में 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। कितना? 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इतनी तो जनसंख्या भी हमारे देश की नहीं है, 3000 करोड़। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, नदी मुहानों के लक्षण हैं। ताज़ा एवं खारे जल के लक्षण, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, उपरोक्त सभी। देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब नदी जो मुहाने पर गिरती है, नदी किसी, देखिए कोई भी नदी का मूल उद्देश्य होता है किसी बड़े नदी में मिलना, छोटी नदी का मूल उद्देश्य होता है किसी बड़े नदी में मिलना, और बड़ी नदी का मूल उद्देश्य होता है किसी सागर या महासागर में मिलना। और जो मुहाना जाकर वहाँ पर गिरता है किसी नदी या नाले में, जो छोटी से बड़ी नदियों में गिरता है, उसी को मुहाना बोला जाता है। ओके, तो प्रत्येक मुहाने का जो लक्षण होता है, ताज़े एवं खारे जल का लक्षण हो सकता है, सर्वत्र जैव विविधता का लक्षण, अधिक उत्पादकता का भी लक्षण हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 11, कौन मुख्यतः पर्यावरण से संबंधित नहीं है? NGO, AQI, CPCB, NGT। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा NGO। NGO होता क्या है बता दो दोस्तों कि NGO एक संस्था है जो गैर सरकारी संस्था है। इस सरकार का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, एक ये सामूहिक संगठन की संस्था है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन मुख्यतः पर्यावरण संबंधित नहीं? NGO। तो ये क्या करता है? भोजन खिलाने का काम करता है, बाकी अन्य रोजगार देने का काम करता है। तो NGO एक संस्था है जो कि पर्यावरण से संबंधित नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NGO। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, पर्यावरण से संबंधित भारत का अंतिम अधिनियम है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्यावरण में शामिल है भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक, उपरोक्त सभी। तो जो पर्यावरण में शामिल है वो भौतिक कारक है, रासायनिक है, जैविक है। ये तीनों कारण हैं जो पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ बनाए रखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 हमारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण इस वर्ष शुरू हुआ। 1995, 1999, 2005 और 2010। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में। हर राष्ट्रीय हरित अधिकरण इस वर्ष शुरू हुआ 2010 में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, बोगीबील पुल जोड़ता है आसाम को अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, मिजोरम से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश को। ये अभी नया पुल बना हुआ है बोगीबील पुल। ओके, जो असम को अरुणाचल से जोड़ता है। इसका उद्घाटन करने श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 हमारा, पृथ्वी पर उपग्रह संचार इसके कारण होता है। हाइड्रोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, उपरोक्त सभी। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइनोस्फीयर, यानी बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 हमारा, कोयला किस वर्ग का खनिज है? जैविक वर्ग, धातु वर्ग, अधातु वर्ग और उपरोक्त कोई नहीं। तो कोयला किस वर्ग का खनिज है? ये जैविक वर्ग का है। किसका? जैविक वर्ग। ओके, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। आसान कैसे है? कोयला किससे प्राप्त होता है? लकड़ी से। लकड़ी क्या है? एक जैविक पदार्थ। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैविक वर्ग। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? CO2, H2, O2, N2।
देखिए इसका ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं, और ये केमिस्ट्री ही नहीं, ये पर्यावरण में भी आते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो इन सभी को प्रतीक याद होंगे। जैसे CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन। ओके, तो जो वायुमंडल में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है N2 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। लगभग कितने % पाई जाती है? 78% पाई जाती है, सभी को पता होगा, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा भी जाता है यही। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका प्रतीक होता है, कभी कभी दिया होगा SO2 दिया होगा। ओके, इससे खतरा इस प्रकार से है कि जब वर्षा होती है तो कुछ अम्लीय वर्षा के रूप में होती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ये ताजमहल देखिए देखने में बिल्कुल सुंदर है और संगमरमर लगा हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद है। तो ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा जब होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है अम्लीय वर्षा में, तो इसको बदरंग कर देता है, हल्का कर देता है रंग को। इसलिए इस पदार्थ से इसको खतरा है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड से इसको खतरा है भाई। सगर पल्ली तो ताना नहीं जा सकता है कि बारिश से इसको बचा लिया जाए, बहुत बड़ा ताजमहल है। तो इसलिए जब भी सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा होती है तो इसका रंग हल्का हल्का घट जाता है, मतलब जो सफ़ेद से चमक थोड़ा बदरंग हो जाता है। तो इसलिए इससे खतरा है, फिलहाल अभी ज़्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ा हुआ है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक घातक है? SO2, N2, CO2, CO। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CO। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड निद्दा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आएंगे। ओके, तो अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।